हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और आज का हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। ये आपको नॉर्मल टॉपिक दिख रहा है लेकिन काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे जो डेरिवेशन के बाद एक फार्मूला निकलता है ना, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वथनांक में उन्नयन के आधार पर ग्राफी निरूपण करेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन किस प्रकार से, उसका ग्राफी निरूपण पूछा जाता है। इसके बाद हम विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे ये भी यहां पर समझेंगे। पूरा ग्राफीय विधि से हम समझाएंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। कॉपी पेन लेकर बैठो, बेहतर रूप से आप नोट्स बनाओ। जैसा जैसा मैं यहाँ पे समझाते चलूंगा आप लोग लिखते चलना। जो बच्चा यदि नोट्स लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिए तो एक बेहतर नोट्स तैयार करने के लिए जरूरत नहीं है। पर बच्चों आप बेहतर नोट्स पा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 968529 मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका नोट्स सुटेबल नहीं होगा। जितना मैं पढ़ाता हूं यदि आप उतना तैयार कर रहे हैं वो भी एक नोट्स परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन आपको यदि थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो कि नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप इस नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं। 100 रुपए चार्ज लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्वथनांक में उन्नयन। इसको समझने के पहले हम पहले क्वथनांक समझेंगे कि किसी भी द्रव का क्वथनांक है क्या चीज। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे प्यारे बच्चों कंटेनर है, एक पदार्थ यहाँ पर मान लीजिए पात्र है, और इस पात्र में द्रव भर दिया जाए। क्या किया जाए? द्रव भर दिया जाए। ठीक है सर, द्रव भर दिया हमने। द्रव जैसे मान लीजिए आप जल ही भर दिए। क्या कर दिए? जल ही भर दिए। अब इसको आप गर्म करो, किसी भी बर्नर की सहायता से क्या करो? गर्म करो। ये बर्नर की सहायता से आप इसको गर्म करो, ठीक है। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो होगा क्या? इसके अणु दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे और एक ऐसा स्थिति आएगा कि ये बाष्पित होकर के ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। यानी जो हमारा जल था वो द्रव अवस्था में था। अब ये जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद ये बाष्पित होने लगेगा और गैसीय अवस्था में बदलेगा। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। मतलब कहीं ना कहीं द्रव को गैस में यदि बदलना है तो एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। जब हम ताप बढ़ाते जाते हैं द्रव का तो भाई साहब जो द्रव है वो गैस अवस्था में बदलता है वाष्प के रूप में। अब यहां पर जो वायुमंडलीय दाब है, इस द्रव पर जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब, ये जो वायुमंडलीय दाब है 1 एटीएम के बराबर होता है। मतलब एटॉमिक है ना, एटमॉस्फेयर, सॉरी, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ओके, थोड़ा समझना। हमने यहां पर कंसेप्ट बताया कि जब भी द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस अवस्था में बदलता है। इसका कंडीशन क्या है? कोई भी द्रव गैस अवस्था में तभी बदलेगा जब उसका वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब? द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के बराबर। वायुमंडलीय दाब के बराबर। थोड़ा समझना, बिल्कुल कंसेप्ट सरल है। मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप समझो कि भाई साहब जब हम किसी द्रव को ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो द्रव जो है वो गैस अवस्था में बदलता है। और ये जो द्रव है कब गैस अवस्था में बदलेगा? जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और इस द्रव के दाब को यानी वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, अर्थात द्रव को गैस अवस्था में बदलने के लिए हमें एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, हमें एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। और जो ताप हम देते हैं, इस द्रव को जो ताप हम देते हैं वही ताप आपका कहलाता है क्वथनांक। क्या कहलाता है भाई साहब? क्वथनांक। फिर से समझो, सबके बस की बात नहीं है यार। जो यदि प्रीवियस लेक्चर देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, मैं प्लेलिस्ट में अलग से बना दे, केमिस्ट्री का अलग से, चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, ऐसे क्रम से आपको मिलेगा। तो जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 क्रम से देखता है तो उसे पता है कि ये विलयन है क्या, विलायक क्या है, विलेय क्या है, क्वथनांक क्या है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं यहां पर समझाने के लिए कि क्वथनांक एक प्रकार से ताप है जो हम बाह्य माध्यम से किसी द्रव को देते हैं और वही ताप उसको मार मार के धक्का बोलता है, बेटा तू चल,
और तेरा दाब जो है, यानी जो तुम्हारा वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर। इतना धक्का मारना है इधर से। और जब प्यारे बच्चों इस द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब ये द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है। मतलब वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। एक सिंपल परिभाषा आप लिखो कि वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदलता है वो क्वथनांक ताप कहलाता है। तो दोनों परिभाषा लिखना ना भाई, क्वथनांक पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, तो थोड़ा सा आप क्वथनांक की परिभाषा लिखोगे, वह ताप जिस ताप पर द्रव का दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वह ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह विलयन का, किसका? विलयन का क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, लो भाई साहब इसकी परिभाषा लिख लो। ये किसकी परिभाषा आ गई? क्वथनांक की। यदि एक निश्चित टेम्परेचर, जिस ताप पर इस द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, एक कंडीशन तो ये था। दूसरा हमने कहा कि वह ताप जिस ताप पर जिस ताप पर द्रव गैस अवस्था में, वह ताप जिस ताप पर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वह उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा लिख लो। 1 मिनट का समय देता हूं, फास्ट करो प्लीज, परिभाषा जल्दी करो। एक निश्चित टेम्परेचर, एक निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक। या वह ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक ताप कहलाता है। मतलब प्यारे बच्चों क्वथनांक एक प्रकार का टेम्परेचर है, ताप है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं। देखो, हमने एक पात्र में विलायक ले रखा है, जैसे जल है, ये शुद्ध जल है। क्या है? शुद्ध है। ठीक है, ये शुद्ध जल है प्यारे बच्चों। अब हम करना क्या चाहते हैं, थोड़ा समझिएगा। एक और पात्र लेते हैं और इसमें हमने कुछ न कुछ विलायक के साथ विलेय पदार्थ मिला देते हैं। जैसे ये विलायक है, ये जल ही है और जल में मिला दिया NaCl, मतलब यहां पर H2O है और प्लस NaCl, मतलब ये बन गया विलायक कि विलयन। भैया 2 घटक मिल गया ना तो विलयन बन गया। ये हमारा था विलायक। अब देखो थोड़ा सा, अब हम चाहते हैं कि इसको भी गर्म करें, इसको भी क्या करें? गर्म करें। इसको भी हम क्या करें? गर्म करें। और जब गर्म करेंगे तो हम ये चाहते हैं इससे भी क्या हो? वाष्प निकले। ठीक है, और ये भी गैसीय अवस्था में बदले। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। ठीक है, और ये तो भैया गैसीय अवस्था में बदल ही रहा है ना। इन दोनों को हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखो जरा, इसमें एक निश्चित मात्रा में जल रखा था और जब उसको हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर पर प्यारे बच्चों वो जो द्रव है वो गैस अवस्था में बदलने लगता है। ये तो सॉलिड है, क्लियर है। अब जब हम जल में शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, इसमें हम कुछ अन्य पदार्थ मिला दी NaCl जो अवाष्पशील है, वो वाष्पित नहीं हो रहा है। तो बताओ जरा, यदि शुद्ध है, अकेला है, यदि शुद्ध है, अकेला है
तो इसका टेम्परेचर, और यदि इसमें अशुद्ध है मतलब कोई और आ गया, तो इसको यदि हम द्रव से गैस में बदल रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्या समान हो सकता है? बताओ जरा, क्या समान हो सकता है? घर में कोई एक अकेला व्यक्ति है, उसे खाना खिलाना है, और हमें घर में कोई 2 व्यक्ति और आ गए तो फिर उन्हें भी खाना खिलाना है। तो एक कम व्यक्ति के लिए खाना बनाने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये सिंपल है। वहीं पे यदि 2 व्यक्तियों के लिए खाना बनाना पड़ जाए तो थोड़ा सा हमें एनर्जी और लगाना पड़ेगा। जहां 4 चपाती बनाना है वहां पे हमको 10 चपाती बनाना पड़ेगा, 8 मान लो। तो बताओ जरा किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? हम दोनों, देखो ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, बस अंतर इतना है कि ये शुद्ध विलायक है और इसमें विलायक के साथ विलय मिल गया है तो विलयन बन गया है। विलयन की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो ये हमारा था विलायक और विलायक से बना विलयन, ये हमारा था विलायक और विलायक से बना विलयन। तो विलयन में कहीं ना कहीं एक और अन्य पदार्थ आ गया। तो भाई साहब एक को खाना देने के लिए हमें कम एनर्जी लेना पड़ता है, लेकिन 4 लोग आ जाए तो खाना देने में थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगेगा, बनाने में एनर्जी लगेगा। अच्छा, देने में नहीं लगेगा, सब में लगता है एनर्जी। थोड़ा भी हम बोल भी रहे ना तो एनर्जी लॉस हो रहा है, हम आपको पढ़ा भी रहे तब भी एनर्जी लॉस हो रहा है, हम थोड़ा सा धीरे धीरे चल भी रहे तो भी एनर्जी लॉस हो रहा है बच्चा लोग। तो यहां पर जो आपने कहा विलायक है, ये विलायक है, शुद्ध है, तो हम जानते हैं कि इसके टेम्परेचर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी होगी इसके बजाय। और विलयन में यदि हम बात करें तो इसमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी। यानी हमने कहा कि विलायक में यदि कुछ अवाष्पशील विलय मिला दिए तो कुछ ना कुछ क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि हो गई। क्योंकि क्वथनांक क्या है भाई साहब? द्रव से गैस में बदलना है, द्रव से गैस में बदलना है। तो क्वथनांक एक प्रकार का ताप ही है। जब कुछ अन्य पदार्थ में लगे तो उसमें और अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इससे निष्कर्ष यह निकला कि शुद्ध विलायक में कुछ अन्य पदार्थ या अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से, विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, चलो मैं परिभाषा यहां पे लिखूंगा, थोड़ा सा आप लिख लेना, लिख दो यहां पे। चलो अब इसका लिखो, क्वथनांक में उन्नयन। तो शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ के मिलाने से, विलेय पदार्थ के मिलाने से, शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ के मिलाने से उसके क्वथनांक में, उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा भाई साहब कि एक हमारे पास द्रव है, शुद्ध द्रव है यानी विलायक है, उसमें हम विलेय मिला दिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं और टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्या? ग्राफी निरूपण। आपको डायग्राम बनाना बेशक बना सकते हो, कोई नहीं रोकेगा भाई, कोई नहीं रोकेगा आपको। फिर हम बात करेंगे ग्राफी निरूपण की। ठीक है, एक चीज और यहां पर मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका, थोड़ा समझिएगा। यहां पे आपको कुछ दिख रहा है प्यारे बच्चों, देखो क्या दिख रहा है। जब यदि हम शुद्ध की बात करते हैं, ये शुद्ध है, क्या है? शुद्ध। शुद्ध का मतलब इसमें कोई अन्य पदार्थ उपस्थित नहीं है, तो इसका वाष्पन ज्यादा है। क्या है? वाष्पन क्षमता ज्यादा है। वाष्पन क्षमता का मतलब ये हो रहा है ज्यादा मात्रा में वाष्पित हो रहा है। और जब ये ज्यादा मात्रा में वाष्पित हो रहा है तो जो जितना ज्यादा वाष्पित होगा, जो जितना ज्यादा वाष्पित होगा उसका यहां पे वाष्प का निर्माण उतना ही अधिक होगा। ये वाष्प, और जब वाष्प ज्यादा तो इस वाष्प द्वारा
लगाया गया दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी विलायक शुद्ध था, ज्यादा मात्रा में वाष्पित हो रहा था। ज्यादा मात्रा में वाष्पित होने के कारण वाष्प की मात्रा बढ़ गई, और वाष्प ही तो दाब लगाता है किसी द्रव में। जहां से उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है ये वाष्प। कि आखिर में वाष्प दाब है क्या? ये कोई द्रव रखा है, द्रव से ही छोटे छोटे बूंद के कण जाकर के वायु के साथ मिल गए और वाष्प का निर्माण कर लिए, और यही वाष्प इस द्रव को धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं। दाब क्या है? एरिया में कितना बल लग रहा है, बल बटा क्षेत्रफल दाब कहलाता है। एकांक एरिया पे कितना, इकाई एरिया पे कितना हमारा बल लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, वो दाब है। तो भाई साहब, द्रव ने ही बनाया वाष्प को और वाष्प ने ही धक्का लगाया द्रव को। सोच लो, तो वाष्प जो बनता है वही दाब लगाता है। तो जितना ज्यादा वाष्प बन रहा है उतना ज्यादा दाब लग रहा है। तो इसकी वाष्पन क्षमता ज्यादा, क्योंकि ये शुद्ध है, शुद्ध है, ज्यादा दौड़ेगा। अभी आप एक छोटे से बच्चे को यहां पर लगा लो, पीठ पे रख लो, बैग रख लो, तो फिर आप दौड़ पाओगे? नहीं, लागेज रख लिए तो फिर दिक्कत होगी। गाड़ी एक सिंगल व्यक्ति तेजी गति से चलाएगा, लागेज 2 क्विंटल रख दो उसके पीछे बाइक में, तो फिर उसकी गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाएगी। ऐसे ही तो ये है बेचारा बिलियन पिस जाता है यार, क्योंकि इसके साथ अवाष्पशील विलय हो गया। अवाष्प, ये तो वाष्पित नहीं हो रहा, साला अवाष्पशील वाष्पित तो हो ही नहीं रहा, दूसरे कोई परेशानी में डाल रहा है। तो फिर इसका वाष्पन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका थोड़ा सा वाष्पन कम हो जाता है, याद रखिएगा। जो आपका विलयन, इसका वाष्पन कम हो गया तो जो दाब लगता है वो कम लगता है। ये जो दाब लगाएगा, ये जो दाब लगाएगा इस पर, ये कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा, मतलब वाष्प दाब कम होगा। तो याद रखिएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मैं यहां पे कहना क्या चाहता हूं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा प्यारे बच्चों, किससे? विलयन के वाष्प दाब से, विलयन के वाष्प दाब से। याद कर लिए आप? इतना याद कर लिए हो तो फिर आगे चलते हैं, इसको क्लीन करते हैं। और अब हम बात करेंगे ग्राफी निरूपण की। क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण। आप लोग हेडिंग लगाएं, क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण। अब आपने इतना तो समझा कि सर हमने जाना कि जो विलायक है इसका वाष्पदाब थोड़ा सा अधिक होता है कहीं ना कहीं। जो हमारा विलायक है इसका वाष्पदाब थोड़ा कहीं ना कहीं अधिक होता है। ठीक है, चलो हम भी देखेंगे भी। देखो भाई साहब, ये हमारा कौन सा अक्ष? बाई अक्ष। ठीक है, चलो थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो बताना यार। और ये हमारा एक्स अक्ष। ठीक, मान के चलते हैं ये वाष्पदाब है। ये क्या है? वाष्प। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, टेढ़ा हो गया तो इसे सीधा कर लो। हम करते हैं सीधा ओ तुम्हारे भैया जी, ये लो, है ना। यहां पे मूल बिंदु है, ये हमारा है वाष्पदाब। वाष्पदाब मत करो, इसको बनाओ वायुमंडलीय दाब के, क्योंकि ये जो द्रव का वाष्पदाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। मान लो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब है और यहाँ पे वाष्पदाब है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 ATM। ठीक, इसका मतलब एक निश्चित यहाँ पर इतना दाब में यदि पहुंच गया, जो द्रव का या विलायक का जो दाब है ना, यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो वो फिर किस अवस्था में बदलेगा? गैस अवस्था में। जैसे मैं ऐसा एक ग्राफ बना देता हूं, ऐसा। ठीक है, ये विलायक का है। किसका है? विलायक का वक्र। ठीक है, AB। और आपको पता है कि विलायक का वाष्पदाब ताप यदि गर्म करेंगे प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाएंगे तो हमेशा वाष्पन की मात्रा ज्यादा होगी, वाष्पदाब भी ज्यादा होगा। याद रखिएगा, चाहे विलायक हो और चाहे विलयन हो, यदि उसे आप गर्म करोगे, ताप बढ़ाओगे प्यारे बच्चों, तो ऑलरेडी देखो कॉन्सेप्ट समझो, किसी भी विलयन में यदि आप गर्म करोगे उसको तो उसका वाष्पन ज्यादा होगा, और जब वाष्पन ज्यादा होगा तो वाष्प ज्यादा बनेगा। जब वाष्प ज्यादा बना तो दाब ज्यादा लगाएगा, तो वाष्पदाब ज्यादा होगी। यानी ताप बढ़ाओगे तो वाष्पदाब बढ़ेगा। ताप यदि बढ़ाते गए तो वाष्पदाब के मान में वृद्धि होती जाती है। एक क्लियर है, ये अपना समझो। तो हमने अभी बताया था विलायक का
दाब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिक होता है किससे, बिलियन से। तो मैं एक बिलियन लेकर चल रहा हूं और बिलियन को थोड़ा सा नीचे नोट कर दिया, इसको और आगे तक लेके चलता हूं। तो ये जो हमारा CD है वो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों क्या है, बिलियन का वक्र है। इसका है बिलियन का वक्र। बिलियन का वक्र। अब देखो थोड़ा यहीं पे समझना है, ये ऊपर नीचे करने का फंडा क्या है सर। हमने आपको बताया कि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता, हाँ ठीक है, ऊपर कर दिए, और विलयन का वाष्प दाब कम होता, थोड़ा सा नीचे कर दिए। अब ये ग्राफ बता क्या रहा है, ग्राफ ये बता रहा कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, क्या है, तापमान को बता रहा भाई, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करेंगे वाष्प दाब बढ़ेगा। हाँ सर, वाष्प दाब बढ़ेगा, तो ये लो, लेकिन एक ऐसा स्थिति आएगा, वाष्प दाब बढ़ेगा लेकिन एक ऐसा स्थिति आएगा कि उस वाष्प दाब का मान एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। उसी स्थिति पर ये सीधा ये निष्कर्ष निकलेगा, जो विलायक है वो गैस अवस्था में बदल रहा है। किस अवस्था में बदल रहा है, गैस अवस्था में बदल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब हमने कहा कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया वाष्प दाब में बढ़ती गई, और जैसे इस विलायक का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है, यानी जो वायुमंडलीय दाब है उसके बराबर, क्योंकि वायुमंडलीय दाब एक एटीएम होता है, तो यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है तो वो गैस अवस्था, मतलब यहां पे जो एक बिंदु हमें मिल रहा है x, तो x पर प्यारे बच्चों जो हमारा विलायक है वो किस अवस्था में बदल रहा है, वो द्रव अवस्था में, द्रव से गैस अवस्था में। और इसके संगत ताप बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर निकाल रहे हैं, तो T0 भी कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद विलयन का भी ऐसा होगा, धीरे धीरे ताप बढ़ाते जो वाष्प दाब बढ़ती जाएगी, वाष्प दाब बढ़ती जाएगी। एक ऐसा भी कंडीशन आएगा कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यानी ये बिंदु जो हमारा बाई है, यहां पर जो विलयन का वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके संगत ताप टीवी है। बॉयल यानी उबालना है भाई साहब, उबालना है, इसलिए उस पर टेम्परेचर लग रहा है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। अब इस ग्राफ में यदि हम बात करें तो ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में एक्स अक्ष तापमान को तथा वाई अक्ष वाष्प दाब के लिए को प्रदर्शित करता है। सही बात है कि नहीं, प्रदर्शित करता है। ठीक है सर, कुछ लोग कहते हैं सर आप हिंदी बहुत लिखाते हो, और जो मैं कर रहा हूं वही चीज तो लिखा रहा हूं, इसलिए तो मैं कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठो, आपको दिक्कत ना हो सके। समझ रहे हो? थोड़ा सा पानी पी ले, इजाजत है आपकी, गाली मत देना भाई साहब कि सर हमारा तो टाइम लॉस हो रहा है, हम नहीं पढ़ने दे सकते। ठीक है, चलो आगे लिखो। ए बी विलायक के वाष्प दाब का वक्र तथा CD विलयन के वाष्प दाब का वक्र है। क्या? वाष्प दाब का वक्र है। क्या है प्यारे बच्चों? वक्र है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, और कुछ करना नहीं है। अब हम इसका अवलोकन करने से क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, ग्राफ का अवलोकन, ग्राफ के अवलोकन से, अवलोकन मतलब उसका अध्ययन किया हमने, अवलोकन के अवलोकन से क्या मिला? पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो विलयन और विलायक दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। पहला नंबर लिखो, तापमान की वृद्धि से, तापमान के वृद्धि से
विलयन व विलायक, विलयन व विलायक दोनों के वाष्प दाब में, दोनों के वाष्प दाब में, दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। सही बात है सर, वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा नंबर हमने क्या देखा कि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, ठीक है, और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। क्योंकि विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है, विलयन से अधिक होता है, इसलिए AB वक्र, वक्र CD वक्र से ऊपर है, ऊपर है। ठीक है, ऊपर है क्यों और ये नीचे है? क्योंकि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, सिंपल है। ठीक है, और विलयन का वक्र नीचे है क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अब यहां पर दो बिंदु नजर आ रहे हैं आपको, x और y। जो बिंदु x है ये बताता ये है कि इस बिंदु पर जो विलायक का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर कर लो, थोड़ा लिख लो क्योंकि नीचे लिखने में दिक्कत हो जाती है, मजा नहीं आता है और आपको थोड़ा फिर प्रॉब्लम भी होता है। हालांकि एक लाइन लिख सकता हूं लेकिन लिखने में दिक्कत होती है, समझ रहे? चलो हाँ भाई साहब, क्लीन करो। उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लें। 2 पॉइंट तो लिख ही लिए होंगे कि भाई साहब तापमान बढ़ाएंगे तो दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होगी। अब विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है इसलिए ऊपर रखा जाता है, और विलयन का वाष्प दाब कम इसलिए उसे नीचे रखा जाता है। जो तीसरा पॉइंट ये बताता है कि बिंदु x, बिंदु x, जो हमारा बिंदु x है, इस पर, बिंदु x पर विलायक का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बिंदु x पर विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके संगत ताप, जिसके संगत ताप, ताप देखो टेम्परेचर कितना है, T0B है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे बच्चा लोग, कहां गया मार्कर? चलो दूसरा पॉइंट मतलब x के लिए लिख लिए, y के लिए लिखेंगे कि बिंदु y पर विलयन, बिंदु y, कैपिटल Y लेकर चलना, बिंदु y पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब देखो जरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, वाष्प दाब वायुमंडलीय, विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और जब हो जाता है, जिसके संगत ताप, जिसके संगत ताप कितना है? TB है। अब तापमान कौन सा अधिक है भाई साहब? ये अधिक है, विलयन वाला अधिक है ना? है कि नहीं है? अधिक में से कम को घटाएंगे, क्योंकि TB का मान T0B से अधिक है, अधिक है ना? अधिक, हाँ सर अधिक है। तब क्वथनांक, क्या? क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन कितना वृद्धि करना पड़ा? डेल TB कितना वृद्धि करना पड़ा? TB में T0B को घटा देंगे।
मतलब ये हमारा प्रारंभ में था कि हमारा विलायक का इतना भैया था क्या टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। लेकिन विलयन हो गया, मतलब विलय मिलाने से कितना अधिक टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। अब थोड़ा सा लिखोगे, प्रयोगों से ज्ञात होता है कि, प्रयोगों से ज्ञात होता है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्या क्वथनांक में उन्नयन विलय के मोललता के समानुपाती होता है। अब ये कहां से आ गया, ये फंडा कहां से आ गया सर? हम ये कहना चाहते हैं कि विलायक तो अपने आप में स्वतंत्र था, तो ये विलयन बनने के कारण ही भाई ये सब हुआ। यदि उसमें कोई विलय पदार्थ ना मिलाते तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वही का वही रहता, क्वथनांक वही रहता कि नहीं रहता। तो ये सब लोचा किसके कारण हो रहा भाई साहब, ये सब दिक्कत किसके कारण आ रहा है? तो ये साला है, ये खींच बात है साला, विलयन परेशान, वो सॉरी विलय जो है वो परेशान कर रखा है किसको, विलायक को। ये जो क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो रही है, क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो रही है, वो आवाज से विलय आ गया था ना साला। कहीं हम जा रहे थे काम में, लेकिन एक साला आ गया मेहमान जो बिना काम के आ गया, बिना काम के। अब वो आकर क्या करेगा, आपके टाइम को लॉस करेगा, कुछ करने वाला तो है नहीं कि आपको कुछ हेल्प कर सकता है। या कि मान लो कोई आजू बाजू का कोई व्यक्ति आके चलो इसके काम को डिस्टर्ब करते हैं, इसके समय को नाश करते हैं, लॉस करते हैं, तो नाश तो नहीं कह सकते, इसके समय को लॉस करते हैं। तो वो अगर बैठ गया आपके काम में डिस्टर्ब हो गया। ऐसे ही यहाँ पे विलय है, मिल गया, अब भैया उसके लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी लग गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन हुई, क्वथनांक में जो भी वृद्धि की गई, वो मोललता किसके, विलय के मोललता के समानुपाती है। ओके, क्लियर है, समझ में आया? समझ में आ गया हो तो डायग्राम वगैरह सब खत्म, कहानी डायग्राम वगैरह सब आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो जरा कन्या बच्चा लोग, ठीक है। अब कन्या किसको बोलेंगे, लड़कियों को बोलेंगे, है ना। कुछ लोग तो कमेंट करते हैं सर लड़कियां भी हैं, भाई भाई बोलते हैं, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जरा क्या बोला गया, अर्थात क्या है अर्थात, मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, सबको पता है। तो डेल टी वी स्मॉल एम के समानुपाती है। हाँ सर, जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जहां के भी समानुपाती स्थिरांक है, जिसे मोलल थोड़ा सा ठीक है, जिसे मोलल क्वथनांक, जिससे मोलल, बार बार गलती हो रही है यार, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब यदि मोललता का मान 1 हो, अब यदि m बराबर 1 हो तो डेल टी वी बराबर के बी, सही बात है, ठीक है, ये निष्कर्ष निकला। अब देखो यहां पे एक परिभाषा निकल कर आएगी, ये जो क्वथनांक में उन्नयन है वो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के उस आंकिक मान के बराबर या उसके उस मान के बराबर है जो कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय हो। फिर से समझो, 1 का मतलब ये हो गया कि 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या 1 है। मतलब जब 1 रख दिया, मतलब 1000 ग्राम में विलायक 1 मोल मिला है, तब जो हमारा डेल टी वी का मान है के बी के बराबर हो जाता है।
मतलब क्वथनांक में उन्नयन, लिखो जरा, क्वथनांक में उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के उस मान के बराबर है जो कि 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ मिलाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अपने भाषा में लिखो भाई साहब। मैं क्या कह रहा हूं, डेल टीबी क्वथनांक में उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के उस मान के बराबर है जो कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल पदार्थ मिलाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, 1 ग्राम पदार्थ मिलाने से उत्पन्न होता है। ठीक है भाई साहब, 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल 1000 में मिलाएंगे, 1 ग्राम मोल 1000 ग्राम में मिलाएंगे, 1 ग्राम मोल 1000 ग्राम में मिलाएंगे, तो जो भी हमारा डेल टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन है वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? केबी के बराबर होगा, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, क्वथनांक में उन्नयन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान, विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान किसकी बच्चे लोग? आणविक द्रव्यमान की गणना कर लो, हम तो करने वाले हैं। आणविक द्रव्यमान विलेय, विलेय भाई साहब देखना ना, विलेय क्या है मजा आने वाला है। हमने कहा भाई साहब विलयन और विलयन के 2 घटक, सही बात है सर, एक आपका विलेय और एक आपका विलायक, ये भी सही है। विलायक को ए से और विलेय को बी से। यदि इसकी वेट तो WA, इसकी वेट तो WB, मास द्रव्यमान MB, इसका मास तो MA। ये लो भाई साहब, ये सब दंडफंद क्यों कर रहे हो सर? डायरेक्ट मुद्दे पर आओ, डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। देखो जरा, चूंकि अभी आपने पढ़ा, चूंकि डेल टीबी जो है वो समानुपाती स्मॉल m की, जब डेल टीबी बराबर KF लगाते हो, KF नहीं KB लगाते हो, तब भाई साहब स्मॉल m का है WB, वेट फॉर सल्यूट, विलेय। ठीक है, सॉल्वेंट WA। ठीक है, लेकिन हमारा विलेय, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणे 1000 बटा विलायक, क्योंकि बोला गया है ना, मूललता है क्या? मूललता क्या है? 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या मूललता कहलाती है। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, जहां क्या है सज्जन? अरे भाई WB क्या है सज्जन? MB क्या है भाई? और WA क्या है? BB तो विलेय, विलेय की मात्रा और ये आणविक द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, इसी को तो निकालना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। और ये क्या है? विलायक, विलायक की मात्रा। ठीक है सर, तब वैल्यू पुट कर दो। तुम तो ठहर परदेसी, मतलब ठहर जाओ हमारे मिटाने तक, नहीं तो भाग जाओगे आपको। सर अब हम नहीं पढ़ने वाले। देखो जरा इसमें रखो, तुम तो ठहर परदेसी बात क्या निभाओगे। कितना है? WB MB गुणे 1000 WA। हमें MB निकालना, तो MB को इधर ले आओ, तो KB रहने दो, WB रहने दो, 1000 रहने दो, इधर MB ले आए हैं, तो यहां पर जो खिसकेगा भैया डेल TB, ये इधर का नीचे ले जाओ, गुणे WA। यही है विलेय पदार्थ की आणविक द्रव्यमान की गणना। तो इस प्रकार से हम जिस टॉपिक को उठाते हैं उसका एक एक पॉइंट भी क्लियर कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बेहतर से क्लियर हो रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। और भैया एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए शुभ चिंतक हैं और वाकई में एक ऊंची सोच रखने वाले बच्चे, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।
और अपने देश के लिए बेहतर तभी आप कर पाओगे जब आपका एजुकेशन हाई क्वालिटी का होगा, एक अच्छा एजुकेशन होगा, जब आप अच्छे कोर्स को कर पाएंगे, जब आप अपने देश की सेवा के लिए अच्छे जगह पर जा पाएंगे, तभी तो अच्छा कर पाएंगे। तो अच्छे तरीके से मेहनत करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आपका एक एक मिनट भाई साहब आपके लिए अनमोल है, हीरा मोती से भी महंगा है। तो उम्मीद करता हूँ आप बेहतर रूप से तैयारी कर रहे होंगे, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।